ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। ख़रीदा हुआ माल तब्दील भी होगा, वापस भी होगा, और अगर आपको उस पर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी होगी। कौन कौन से पोटेंशियल डिस्प्यूट्स हैं जो कि हम नॉर्मली प्रैक्टिस में देखते हैं, आ सकते हैं, और लॉ उन्हें एज अ कंज्यूमर मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा? सेक्शन 11 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डिस्क्लोज किया गया है, बताया गया है आपको कि किस तरीके से एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट। गाड़ी हम पार्किंग, पेड पार्किंग में हम पार्क करते हैं, वहाँ पे पर्ची पे पीछे लिखा होता है कि चोरी की जिम्मेदार हम नहीं होंगे। लेकिन आप एक नॉर्मल सर्विस चले जाएँ, ब्यूटी पार्लर चले जाएँ, वहाँ पे कोई सर्विस आपको ख़राब दी जाती है, ब्यूटी नहीं आ पाती, फिर क्या ब्यूटी करेंगे? नहीं आ पाती कह लें आप, या कोई डैमेज क्रिएट हो जाता है, आपके बाल जल जाते हैं, आपका कलर से आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उस पे तो उस पे सज़ा आपको मौत होनी चाहिए। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू लीगल टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज ऑफ द लीगल फोरम। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे मिर्ज़ा मोहम्मद उवैस बेग, जिनसे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन की ऑन द टॉपिक कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड के हवाले से, कि जो कंज्यूमर हैं, एक आम आदमी जो अगर कुछ सर्विसेज लेता है, कोई प्रोडक्ट लेता है किसी बिजनेस से, तो उसके राइट्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से प्रोटेक्टेड है, लॉ उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, और अगर उसका कोई डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट्स उसको किस तरह से एंटरटेन करती हैं, कोर्ट्स का प्रोसीजर क्या है। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही है, सो वॉच एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम उवैस, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। तो आप बेसिकली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, कंटेंट शेयर करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। उसके अलावा आप वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराते रहते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपका? वालेकुम अस्सलाम हमाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कोशिश हमारी ये होती है कि हम कुछ ना कुछ लोगों को इम्पार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो वो आप पे एक अमानत है, आप या तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें या आगे लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश लीगल मोनार्क्स के थ्रू या हमारी लीगल एड क्लिनिक के थ्रू ये होती है कि हम डिफरेंट सेशंस करवाएं, लोगों को इस बात का बताएं कि उनके हुकूक हैं क्या आखिर। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत है क्या आखिर, उन्हें ये तो पता हो कि उनके साथ गलत भी हो रहा है। तो इसीलिए हम वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं, जिसमें हम लोगों के राइट्स पे बात करते हैं, हम चिल्ड्रन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे बात करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि निकाह में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके निकाहनामे में। हम कंज्यूमर्स को बताते हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं उनके पास। हम नॉर्मल फैमिलीज़ को बताते हैं कि शादी के बाद उन्हें किस तरीके से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हम वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं। फॉर एग्जांपल लिटिगेशन के हवाले से, ड्राफ्टिंग के हवाले से, लीगल रिसर्च के हवाले से, तो कुछ ना कुछ इम्पार्ट करते रहे हम। यानी आप छोटे से छोटी चीज़ें जो लोगों के कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में कॉमन मैन की जो चीज़ें आती हैं, आप वो सारी चीज़ें उनको बताना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया लीगल मोनार्क, बेसिकली आपका पेज है, मैं तो अवेयर हूँ, लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर विज़िट करें। तो इसका नाम, जैसे मैंने शायद एक बार आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, बट आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा, लीगल मोनार्क, कानूनी बादशाहत, इसका कानून का और बादशाहत का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या सोच के आपने ये नाम रखा है? कानूनी बादशाहत, जिस दौर में हम लीगल मोनार्क्स पाकिस्तान फॉर्म कर रहे थे, हमारा ऐसा पर्टिकुलर कोई विजन नहीं था। हम एक जनरली कह लें कि एक टीम बना रहे थे जो लोगों के, अपने ही स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे कॉलीग्स थे उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे हम। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मोनार्क का, वो रूल ऑफ लॉ से आया था हमारे पास, कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून सबसे माइटी है। तो इसी हवाले से हमने नाम इस तरीके से रिडिफाइन किया था कि लीगल मोनार्क्स पाकिस्तान, क्योंकि हम इंटरनेशनल जा नहीं रहे थे उस वक्त, पाकिस्तान तक महदूद थे, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह करवा रहे थे, तो हमने लीगल मोनार्क्स पाकिस्तान बेहतर समझा। तो मोनार्क बेसिकली क्वेश्चन करने का ये मकसद था कि मोनार्क नॉर्मली लॉ में थोड़ा सा उसको डिस्करेज किया जाता है कि कोई मोनार्क हो, कोई इस तरह का, बल कहा ये जाता है कि सब चीज़ें जो हैं वो कानून के तहत चलनी चाहिए और मोनार्की ख़त्म होनी चाहिए, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ पावर को इशू करते हैं, ये रूल ऑफ लॉ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून ही बादशाह है? ऑफ कोर्स कानून ही बादशाह है, जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव लॉ को है ना ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि लॉ अगर लिखा गया है तो वही ठीक है। कभी कभी लॉज भी गलत होते हैं, लॉज एम्बिगियस होते हैं, लॉ कह लें कि अपनी जुरिडिक्शन से ज़्यादा जा रहे होते हैं। दैट डजंट मीन कि ना सिर्फ जो लॉ है पॉजिटिवली आपको उसी को फॉलो करना है। लॉ में भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको नीड होती है चेंज की, टाइम के साथ आपका लॉ भी अडॉप्ट होता है, इन्हांस होता है। हमारा बेसिक आइडिया था वो यही था कि
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो लोगों को उनके राइट बताए, जो लोगों को कानून बताए, जो लोगों को ये समझाए कि कानून है क्या चीज़ और उसे किस तरीके से फॉलो करना है, और अगर ना किया जाए तो आपके पास रिपरकशंस क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कंज्यूमर राइट्स, उसकी तरफ आते हुए सबसे अहम चीज़ जो मेरे साथ भी काफ़ी बार ये होती है, दुकानदार करते हैं कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, तो इस पे लॉ क्या कहता है? ख़रीदा हुआ माल तब्दील भी होगा, वापस भी होगा, और अगर आपको उस पर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी होगी। तो ये कानून ये कहता है हमारा। यानी कि आपका राइट है कि बेशक दुकानदार ने अगर लिख के लगाया हो, देन व्हाट? अगर आप किसी को कह दें कि इस जगह पे जो भी आएगा मैं उसे शूट कर दूंगा, चाहे वो जगह आपकी हो या ना हो, चले मान लें वो जगह भी आपकी है, आपके पास राइट है, कोई ट्रेसपास कर रहा है, फिर भी आप उसे डायरेक्टली शूट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस एग्जांपल को एज ए एग्जांपल हमने खाली कोट किया है। दुकानदार के लिखने से या प्रोडक्ट पे लिखे हुए होने से कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती या आप हम पे क्लेम नहीं कर सकते, वो क्लेम से बालातर नहीं होते। यानी कि ख़रीदा हुआ माल सिर्फ दीवार पे लिख के लगा देने से या बिल पे लिखने से उसका कोई लीगल इफेक्ट कोई नहीं है, वो इलीगल चीज़ है बेसिकली। इलीगल चीज़ नहीं कहेंगे हम उसे, वो लिख सकते हैं, वो एनडीए कर सकते हैं, लाइबिलिटी वेवर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास राइट है, आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है, आप जाके क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉज हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेशन है हमारे पास? देखिए, बेसिक जो हमारे पास लेजिस्लेशन सिंध में है वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2024 का। इसके साथ साथ हमारे पास प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी हैं जो इन चीज़ को रेगुलेट करती हैं। हर सूबे के पास अपना अपना लॉ है। फॉर एग्जांपल आप पंजाब में देख लें, 2005 का उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। आप के चले जाएँ, 97 का लॉ है उनका, जो अभी तो प्रिवेल कर रहा है। इस तरीके से हर सूबे में डिफरेंट लॉ है और हर सूबे में डिफरेंट कोर्ट्स हैं जो उस चीज़ को प्रोसीड्स करती हैं, उस मैटर्स को प्रोसीड करती हैं। अच्छा, बस बताइएगा कि लॉ कंज्यूमर को डिफाइन कैसे करता है, कंज्यूमर है कौन? देखिए, अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 की बात करें जो सिंध का है, उसमें डेफिनेशन के सेक्शन में हमारे पास मौजूद है डेफिनेशन कंज्यूमर की। अब लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन या एंटिटी अगर कोई चीज़ खरीदती है या उससे ऑब्टेन करती है ऑन लीज, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को, इवन सर्विस भी इंक्लूड होती है इसमें। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मोबाइल ले लें, कार ले लें, या कोई सब्सटेंस ले लें, या कोई सब्ज़ी ले लें, या कोई भी शॉप से कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें आप, या तो आप किसी शख्स से कोई सर्विस ऑब्टेन कर लें। आपने एक लॉयर की सर्विसेज ऑब्टेन कर ली, आपने एक बिल्डर की सर्विसेज ऑब्टेन कर ली। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, जो भी शख्स ऑब्टेन कर रहा है, ख़रीद रहा है, ऑन पेमेंट ऑफ कंसिड्रेशन, ये चीज़ बड़ी लाजमी है। कोई आपको नॉर्मली गिफ्ट दे रहा है, कोई चीज़ नॉर्मली उठा के आपको दे दी, आप कंज्यूमर नहीं बने, आपको कंसिड्रेशन में कुछ देना पड़ेगा उन्हें, यानी सामने से कुछ रकम देनी पड़ेगी या इन लिeu कोई ना कोई चीज़ रिसिप्रोकेट करनी पड़ेगी आपको, तब आप जाके कंज्यूमर बनते हैं। सही, बेसिक डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है या आपने ऑब्टेन ऑन लीज़ की है, चाहे वो सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे वकील हैं, हमसे कोई सर्विसेज लेता है और उसको सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो उसको नहीं समझ आती, तो क्या वो भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है? अब उसके पास दो वेज़ हैं। सही, फर्स्ट लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स के राइट आ गए। तो अब आपको अगर हमारे ख़िलाफ़ कुछ करना है, हमारी कंप्लेन करनी है, तो आप ऑफ कोर्स कंज्यूमर में आपके पास राइट तो है, लेकिन जो बेसिक स्टेप है आपका वो होना चाहिए कि आप बार कौंसिल में हमारे खिलाफ़ कंप्लेन फाइल करें। आप हमारे सदर साहब को बताएं कि आपके बार के मेंबर हैं और उन्होंने मेरे साथ ये किया है, उन्होंने इतनी फ़ीस के एवज़ मुझे कहा था इस काम का और उन्होंने वो काम वो पूरा नहीं किया। नहीं, हमसे मुराद बेसिकली हम नहीं है। कोई भी अगर वकील इस प्रोफेशन को डिमीन करता है तो आप जा सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ बड़ी एक कह सकते हैं कि बैलेंस्ड डिबेट है कि सम टाइम जो क्लाइंट की रिलीफ बनती नहीं होती, बट वो भी एडवोकेट्स का ही फॉल्ट निकाल रहे होते हैं, बट सम टाइम होता है कि वाकई में किसी और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन का, जो कि कंज्यूमर लॉ के हवाले से बहुत बड़ा हमारे पास पार्ट है कि अगर आपके लॉयर ने या जो भी शख्स आपको कोई चीज़ बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, उसने आपको फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए हैं। फॉर एग्जांपल लॉयर की अगर एग्जांपल बहुत अच्छी है आपकी सर्विस के हवाले से, कि आपको उसने कहा है कि ये काम हो जाएगा, मैं गारंटी कहता हूँ कि इस दिन पे इस डेट के बाद आपका ये काम हो जाएगा,
लेकिन सबको पता है वो काम नहीं होगा। लीगली आप किसी भी शख्स से पूछें, आपको पता होगा नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं सिंपल सी, 491 बच्चा 2 महीने का है, बाप उसे बच्चे को माँ से ले जाता है। अब सबको पता है कि कोर्ट माँ को वो बच्चा वापस दे देगी, क्योंकि ना माँ का कोई फॉल्ट है, ना माँ की कोई कंडीशन दिमागी ख़राब है, सिंपल सी नॉर्मल फैमिली है। और बाप तलाक देने के बाद बच्चे को अपने साथ छीन के ले जाता है 2 महीने के। अब वहाँ पे आके आपका लॉयर अगर आपको कहता है कि नहीं, मैं बाप को दिला दूंगा वो बच्चा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं 491 के मैटर में, जस्ट आप फर्स्ट हेयरिंग में ही बाप से बच्चे को लेकर माँ को दे देंगे। तो बेसिकली मैं भी ये इस पॉइंट पे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि देखें, गारंटीज़ देना जो है वो लीगल प्रोफेशन के इथिक्स के ही अगेंस्ट है। हम बेशक होने वाला काम भी है तो एज एन एडवोकेट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी भी गारंटी ना दें, क्योंकि फ़ैसला देना हमारा काम नहीं है, फ़ैसला देना कोर्ट्स का काम है। और जो लोग अक्सर गारंटीज़ देते हैं वो फंसते भी उसी तरह से हैं। लॉयर्स के खिलाफ जो आपने सवाल किया, लॉयर्स के खिलाफ आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, आप उनके खिलाफ प्रॉपर कंप्लेंट फाइल करेंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो कि उनकी बार काउंसिल है कंसर्न। अच्छा, बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की हद तक जो कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, या कि अगर कोई बिज़नेस टू बिज़नेस डील हो रही है, या अगर दो बिजनेसेस आपस में डील कर रहे हैं तो उसको लॉ कैसे देखते हैं? क्या वो भी कंज्यूमर राइट में प्रोटेक्टेड हैं या नहीं? जी, जिस सेक्शन की मैंने बात की थी पहले, सेक्शन नंबर 2 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसी में इस डेफिनेशन को ऐड किया गया है कि अगर कोई बिज़नेस एक बिज़नेस से डील कर रहा है तो वो कंज्यूमर में प्रोटेक्टेड नहीं है उसके राइट्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ ख़रीदता हूँ और वो चीज़ आगे बेचने की नीयत से ख़रीद रहा हूँ मैं, तो मेरे राइट्स एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। मैं जहाँ से ख़रीद रहा हूँ माल, वहाँ पे मैं उनको क्लेम नहीं कर सकता। जो बेसिक एलिमेंट बनता है हमारा, वो ये बनता है कि वो प्रोडक्ट आगे हम अपने यूज़ के लिए या हमारे ही किसी के यूज़ के लिए यूज़ करें उसे, ना कि आगे सेल आउट करने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे बिजनेस हैं, वो है तो बिजनेस लाइक मेरी एक कंपनी है, मैं किसी एसी फॉर एग्जांपल ग्री से एक एसी खरीद लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे मैं कंज्यूमर कंसिडर किया जाऊँगा या बिजनेस कंसिडर किया जाऊँगा? अगर आप वो जो एसी खरीद रहे हैं वो अपनी ऑफिस के यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हैं। अगर आप वो एसी आगे बेचने के लिए, रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो आप कंज्यूमर नहीं हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ कि मैं किसी एक शॉप पे चला गया, ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ XYZ कोई भी प्रोडक्ट मैंने ख़रीदी। सो अब यहाँ पे कौन कौन से पोटेंशियल डिस्प्यूट्स हैं जो कि हम नॉर्मली प्रैक्टिस में देखते हैं, आ सकते हैं, और लॉ उन्हें एज अ कंज्यूमर मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा? देखिए, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है और वो फॉल्टी होता है, या तो वो प्रोडक्ट सही तरीके से चल नहीं रहा, जिस चीज़ के लिए कहा गया है आपको उस चीज़ का काम आपसे हो नहीं रहा उस पर, या कह लें जो मॉडल आपको डिफ़ाइन किया गया है वो है नहीं मैन्युफैक्चरिंग मॉडल उसका, या ये कह लें जो प्रोडक्ट आपको कहा गया वो एक्चुअली प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या आप जाएं किसी शॉप पे और आप किसी प्रोडक्ट के हवाले से डील करके आएँ उनसे और वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कह तो दिया कि हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे, आपसे पेमेंट भी ले ली, लेकिन उनके पास वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या उन्हें उस वक्त भी पता है कि वो प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं चाह रहे, या उन्हें वो भी पता है कि वो प्रोडक्ट जो बेचेंगे वो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा जो आपने कहा है। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें उन पे लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। और ये सारी चीज़ आप कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, वैसे ये तो बात हो गई कि जैसे एक रियल लाइफ शॉप हो गई, मैं उस पे चला गया, वहाँ पे मैंने XYZ कोई चीज़ खरीद ली। लेकिन आजकल एक ई-कॉमर्स का भी दौर है, ऑनलाइन भी हम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स लगी होती हैं, और जब समटाइम ऐसा होता है कि आप ऑर्डर करें चीज़ तो वहाँ से कुछ और आती है, जब डिलीवर होती है चीज़ वो होती ही नहीं है। तो इसको लॉ किस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करेगा? किस तरह से, क्या सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे या डिफरेंट? देखिए, जब ऑनलाइन आप परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन आप कंज्यूमर बनते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि उस वक्त ना आपने प्रोडक्ट को देखा होता है, ना आप इन पर्सन जाके शॉप पे आप शॉपकीपर से मिले होते हैं जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपको एट द एंड ये होता है जहन में कि कोई इशू क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट सही नहीं आया, प्रोडक्ट डिफरेंट आया, तो मैं क्या करूँगा। जिस तरीके से आप इन पर्सन जाके कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, उसी तरीके से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, दोनों सूरतों में आप कंज्यूमर हैं और आप कंज्यूमर लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं। अब आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी ये होती हैं कि आपको पता हो कि लिंक कहाँ पे है, जो वेबसाइट है आपके पास उनका डेटा मौजूद हो, आपने जो चीज़ ख़रीदी है आपके पास उनकी स्लिप्स मौजूद हों, आपने जो प्रोडक्ट लिया है आपके पास वो एज अ
सबूत, एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ें दोनों सूरतों में चलती हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहे इन पर्सन जाके कोई चीज़ ख़रीदें शॉप से या ऑनलाइन परचेज़ करें, आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए। आप अगर क्लेम कर रहे हैं अपना, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए जो गलत आया है, उसमें फ़ॉल्ट क्या है, आपके पास सारी डिटेल्स, सारी कन्वर्सेशन, सारे ईमेल्स होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं या इन पर्सन ख़रीद रहे हैं तो आपके पास सारे इनवॉइसेस आपके पास मौजूद होने चाहिए क्लेम करने से पहले। अच्छा, मैं प्रोसेस पे तो आऊँगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है कंप्लेन का, बट उससे पहले मैं ये आपसे एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऑनलाइन भी ये कंप्लेंट्स फाइल हो सकती हैं कंज्यूमर कोर्ट में, या ऑनलाइन हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि एंटरटेन करता हो ऐसी कंप्लेंट्स? पाकिस्तान कंज्यूमर काउंसिल है हमारे पास, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस हवाले से आप ऑनलाइन कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कंज्यूमर को लेकर, कंज्यूमर कंप्लेंट्स को लेकर FIA में या किसी और इदारे को कंप्लेंट फ़ाइल नहीं कर सकते। साइबर क्राइम विंग फॉर एग्जांपल, अब वहाँ पे कंज्यूमर की कंप्लेंट फ़ाइल नहीं कर सकते। यानी अगर ऑनलाइन मेरे से फ्रॉड भी हुआ है तो भी मैं FIA में नहीं जा सकता? आप FIA में नहीं जा सकते। फ्रॉड डिफरेंट चीज़ है, और एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के थ्रू मतलब आपके चीज़ मेरे पास different- आई है, वो डिफेक्टिव हो तो फिर नहीं जा सकता? हाँ, वो चीज़ fraud आई है। ही ना हो तो? आई ही ना हो, आपसे सिर्फ पेमेंट ले ली गई हो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो आपके स्कैम साथ, हुआ हो कोई? स्कैम हुआ हो, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके लिए आप FIA में जा सकते हैं, साइबर क्राइम विंग में जा सकते हैं। उनके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं आपके पास, हर मेजर सिटी में उनका एक कह लें कि साइबर स्टॉप बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा ओवैस, फॉर एग्जांपल मैं ये जो कैमरा जिसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मैं कैमरा की शॉप पे जाता हूँ, इसको परचेज़ कर लेता हूँ। सेकेंड हैंड मैंने कैमरा परचेज़ किया है, और मैं जब मैंने ख़रीदा तब इसमें एक फ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता था, बट मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका। मैंने बेसिकली चेक भी किया थोड़ा बहुत, बट मैं उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट जो शॉपकीपर है वो इस फॉल्ट से अवेयर था। अब जब मैं लेके आ गया और कुछ टाइम बाद मुझे वो फॉल्ट महसूस हुआ, तो क्या इसमें इस तरह से भी क्या वो दुकानदार शॉपकीपर लायबल हो सकता है कि उसने जो चीज़ थी, जो फॉल्ट उसने मुझे डिस्क्लोज़ नहीं किया था, तो क्या ड्यूटी है कोई फॉल्ट डिस्क्लोज़ करने की या नहीं? देखिए, व्हेन इट्स कम टू सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, आप जब यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें अक्सर कोई ना कोई इशू होता है या कोई ना कोई फॉल्ट होता है जिसकी बिना पे उसे बेचा गया है या उसे रिपेयर किया गया है। अब जब आप कहीं से भी कोई भी यूज्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो आपको सेल कर रहा है, ये उसकी लायबिलिटी है कि वो आपको बताए कि उसमें क्या क्या फॉल्ट्स मौजूद हैं। एथिकल लायबिलिटी भी है, उसकी लीगल लायबिलिटी भी है ये। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैमरा का शटर ख़राब है और वो आपको नहीं बता रहा, आप कैमरा गीक नहीं, आप टेक गीक नहीं, आपको नहीं पता टेक के हवाले से, तो ज़िम्मेदारी जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं उसकी है कि वो आपको प्रॉपर गाइड करे कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हैं या क्या क्या फ्यूचर में फ़ॉल्ट्स आ सकते हैं इस वजह से। सही, अगर वो आपको गाइड नहीं करता और वो फ्यूचर में फ़ॉल्ट क्रिएट होता है तो भी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख लें सेक्शन 11 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा, उसमें डिस्क्लोज़ किया गया है, बताया गया है आपको कि किस तरीके से एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्क्लोज़ ऑल द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट। उनकी ज़िम्मेदारी कि वो आपको बताए, डिस्क्लोज़ करे वो सारी चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट में हैं, चाहे वो फॉल्ट हो या बेनिफिट्स हों। अच्छा, लॉ डिफेक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है? क्या चीज़ डिफेक्ट कंसिडर की जाएगी, क्या नहीं की जाएगी? देखिए, यही जो एक्ट है आपका, वो डिफेक्ट को भी डिस्क्लोज़ करता है। वो बताता है कि जिस एम के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है वो उस एम को सर्व ना करें, या जो चीज़ आपको रिप्रेजेंट की गई है वो चीज़ उस चीज़ में एग्जिस्ट ही ना करती हो, या जिस चीज़ से एंडोर्समेंट के थ्रू आपने ली है वो एंडोर्समेंट एक्चुअली एग्जिस्ट ना करती हो, या आप कह लें कि जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है, जो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है, वो प्रोडक्ट नहीं था जो आपने परचेज़ किया है। ये सारी चीज़ें डिफेक्ट क्रिएट करती हैं। इवन कि अगर आपको जहाँ से आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका मॉडल आपको बताया गया है कि वो 2023 का है, वो 2012 का निकले, सिर्फ एक ईयर का मॉडल का डिफरेंट हो, तो भी वो डिफेक्ट ही में 2023 काउंट का होती है। और 2013 का, 2012 का, हाँ। 2013 का कह के आपको 2012 का मॉडल दिया गया है, वो भी डिफेक्ट ही क्रिएट करता है आपके केस में। अच्छा, एक्सक्लूड की जा सकती हैं लाइबिलिटीज़? एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी अगर बात करें, जैसे कि मैं कोई मोबाइल पे या कोई चाइना का एक, जैसे अक्सर मशहूर है, हम जाते हैं दुकानदार के पास कि चीज़, वो बोलते हैं ये चीज़ चाइना की चले है, तो यहाँ से चांद तक, हाँ। यहाँ चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, अच्छा। और आप यहाँ से निकलेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर देता है। इस तरह से दीवार पे भी लिखा हुआ होता है कि हमारी ये लाइबिलिटी इसमें कोई नहीं होगी। मैं अहम मिसाल इसकी, जैसे गाड़ी हम पार्किंग, पेड पार्किंग में हम पार्क करते हैं, वहाँ पे पर्ची पे पीछे लिखा होता है कि चोरी की ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे।
जिस काम के लिए बेसिकली हम उनकी सर्विसेज हायर कर रहे हैं कि आप इस चीज़ की प्रोटेक्शन करें, वो उसी चीज़ की लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसमें लॉ क्या कहता है, लॉ इसको किस तरह से देखता है, क्या लाइबिलिटीज़ एक्सक्लूड की जा सकती हैं या नहीं? अब जहाँ तक बात आती है लाइबिलिटी एक्सक्लूड करने की, हमारे पास बहुत ही माइनर स्कोप है इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी पार्किंग वाली। अब पार्किंग जो एग्जिस्ट करती है आजकल, कराची की बात कर लें आप, 90% पार्किंग हमारे यहाँ लीगल नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली ठेके दिए जाते हैं लोगों को, और ठेकेदार एक और पार्टी को ठेका देता है, वो अपने लोगों को बिठाते हैं और पार्किंग चार्ज करते हैं, जबकि वो ओरिजिनल पार्किंग होती भी नहीं है। आप किसी भी गली में 2 लोगों को बिठाते हैं वास बना के, KMC की या DMC की, और कह लेंगे चार्ज पार्किंग है, और उन्हें टिकट्स दे दें। टिकट्स पे भी लिखा होता है यही बात जो आपने कही कि खो गई, बाइक चोरी हो गई, डैमेज हो गई, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस हवाले से अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी थी कैमरा की, अगर वो फॉल्ट डिस्क्लोज़ कर दिया गया है कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है, उसके बाद आप ले जाते हैं और आप यूज़ करते हैं, आपको मज़ा नहीं आता, या आपको उस बाद में समझ आता है कि फॉल्ट था क्या जिसकी वो बात कर रहा था, तो उन्होंने अपनी लाइबिलिटी वेव ऑफ कर ली आपको बताकर। अब जो है वो आपकी गलती है, आपने लिया क्यों, वो लाइबिलिटी जानते हुए भी। फॉर एग्जांपल यही बात चाइना के मोबाइल्स की आई आपके पास, तो अगर वो आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि 15 दिन ट्रायल पीरियड है, 15 दिन से पहले ख़राब हुई तो आप ले आएँ, 15 दिन के बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो आपको बता के कर रहे हैं। वो आपको बताया हुआ है कि इसकी जो मैक्सिमम उनके पास लाइबिलिटी वो कितनी बनती है। यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर वो मुझे पहले बता देते हैं कि बिल्कुल। हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले और एक हम्म, कंडीशन है, तो उस सूरत में आपको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से कुछ हमारे पास कह लें कि मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लें सैमसंग ले लें, अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई उसका सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, ओरिजिनल सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, तो वो आपको ये भी कहते हैं कि हमारी गारंटी नहीं है, कि जो गारंटी वो इंटरनेशनल गारंटी है, तो आपको बनाने के लिए दुबई भेजना पड़ेगा, उसमें हम बीच में नहीं आएंगे, आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे भेजने के लिए। यानी फिर आप उस दुकानदार को तो नहीं आप उस बोल दुकानदार सकते। को क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ होती है हाई प्राइसेस की, हम्म, कि एक चीज़ है वो कम कीमत की है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए की एक चीज़ है, मेरे जैसा कोई आदमी जाता है रेडी वाले के पास और उसे मौका मिलता है, क्योंकि हम अक्सर कम ही जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो मुझे अगर ट्वाइस थ्राइस ऑफ प्राइस में मुझे बेच देता है, हाई प्राइस में मुझे बेच देता है, तो क्या इसमें भी लॉ मेरी कोई हेल्प करता है? यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें आती हैं व्यू में। पहला तो ये कि प्रोडक्ट आपने जहाँ से ख़रीदा है, आपको प्रोडक्ट के पीछे प्राइस लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट से वो प्राइस हटाई हुई होती है, या कोई रीसेल कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को, कहीं से ख़रीद के कहीं और बेच रहा होता है। कि आप किसी भी रिटेलर के पास जाएँ, उसकी प्रोडक्ट्स पे उनकी प्राइसेस लिखी होनी लाजमी है। सेकेंडली, जो बेसिक इन चीज़ों को रेगुलेट करता है वो हमारी प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इन चीज़ों को देखती है, गवर्नमेंट देखती है। उसके बाद अगर कोई आपको है ना एक चीज़ थ्राइस या ट्वाइस आपको बेच रहा है जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है, तो भी आप कंज्यूमर राइट्स में प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो हमने काफ़ी बात कर ली। सर्विसेज की अगर हम बात कर लें, जैसे कि वकील की भी बात हुई, बट उसके अलावा भी हम जाते हैं, जैसे डॉक्टर की हम बात करें, अगर कोई शख्स है वो डॉक्टर के पास जाता है या किसी हॉस्पिटल में जब जाता है और वो उसको सेटिस्फैक्ट्री जो उसकी सर्विसेज हैं वो नहीं मिलती, वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड उसका सही नहीं है, तो उस सूरत में उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी? नाउ सी, अगर हम हर एक प्रोफेशन की डिफरेंट बात करें, हमने लॉयर्स की बात की है, अब हम डॉक्टर्स की बात करें। डॉक्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं, आप वहाँ से किसी डॉक्टर की सर्विसेज लेते हैं, तो जो कंज्यूमर लाइबिलिटी बनती है वो बनती है हॉस्पिटल की। लेकिन अगर डॉक्टर की कोई नेग्लिजेंस होती है तो उसके लिए हमारे पास बाकायदा डिफरेंट एक्ट है। नेग्लिजेंस के लिए, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्ट है। आप उसके थ्रू उसके कंसर्न जो मेडिकल बोर्ड है, आप उनको कंप्लेंट फाइल करेंगे उनके लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए या उन्हें फाइन करवाने के लिए। इसी तरीके से आप किसी और प्रोफेशन पे चले जाएँ, आप अगर किसी बिल्डर की बात कर लें, तो बिल्डर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती और गिर जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट लॉ है उसको करने के लिए। लेकिन आप एक नॉर्मल सर्विस चले जाएँ, ब्यूटी पार्लर चले जाएँ, वहाँ पे कोई सर्विस आपको ख़राब दी जाती है, तो ब्यूटी हाँ, नहीं आ पाती फिर क्या ब्यूटी करेंगे? नहीं आ पाती कह लें आप, या कोई डैमेज क्रिएट हो जाता है, आपके बाल जल जाते हैं, आपका कलर से आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उस पे तो तो उस पे सज़ा आप मौत होनी चाहिए। हाँ तो उस पे आप लाइबिलिटी के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी ब्यूटी पार्लर के को भी आप सू करेंगे? बिल्कुल उन पे तो करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ब्यूटी से रिलेटेड ही अब मुझे याद आई एक चीज़, कि जैसे एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, सम टाइम वो सही होती हैं, सम टाइम मिसलीडिंग भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक बड़ी मशहूर क्रीम है, फेयर एंड लवली पहले थी और अब ग्लो आप एंड नाम लवली हो चेंज, गई हाँ। है,
कोई अगर उसमें जैसे शो किया जाता है कि 7 दिन में आपका एक ग्लो आ जाएगा, आप परचेज कर लेते हैं, बट 7 दिन में वो ग्लो नहीं आ पाता, तो क्या इस सूरत में आप वो मिसलीड तो उन्होंने किया है, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, इस हवाले से बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो चुका है इस पे, लेकिन इन जनरल आप है ना इस तरीके से उन्हें सू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक स्टैंड है कि हर स्किन टाइप पे हर चीज़ पे चीज़ें डिफरेंटली इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप गोरे नहीं हो रहे, तो हो सकता है आपकी स्किन आपकी स्किन टाइप का के लिए फॉल्ट वो है। ना हो, आपकी स्किन का फॉल्ट। तो मतलब ये वो डिफेंस ले सकते हैं, वो बट डिफेंस ले सकते केस हैं। तो किया जा सकता है कि जैसे एक बड़ा मशहूर केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बिल्कुल। जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मॉड्यूल में पढ़ा था। उसमें बेसिकली हुआ ये था कि एक स्मोक बॉल कंपनी थी, उनका एक प्रोडक्ट था, उस वक्त इन्फ्लुएंजा काफ़ी चल रहा था, तो उनका एक प्रोडक्ट था, स्मोक बॉल थी एक, तो उनका ये कहना था, उनका ये दावा था कि कोई भी अगर हमारे स्मोक बॉल लेगा, उसे यूज़ करेगा, तो उसको ग्रंटेड, ये हमारी गारंटी है कि उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसको इन्फ्लुएंजा से रिलीफ मिल जाएगी। अब एक कार्लिल एक खातून थी, इसको बाय द वे 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, इसी से लास्ट ईयर इसको 100 ईयर पूरे हुए थे। तो कार्लिल साहिबा ने वो स्मोक बॉल ले ली, उनको इन्फ्लुएंजा था बट उन्होंने यूज़ किया। अच्छा, उन्होंने एक गारंटी देने के लिए उन्होंने ये कहा कि हमारा एक ये अकाउंट है और अगर कोई नहीं ठीक होता तो हम उसको 1000 पाउंड्स देंगे, और हमने 1000 पाउंड थे या 100 पाउंड थे, 100 पाउंड थे, और हमने इस चीज़ को गारंटी के तौर पे दिखाने के लिए एक अकाउंट है हमारा, इसमें हमने 1000 पाउंड जो है वो डिपॉजिट भी किए हुए हैं कि अगर किसी को होता है तो हम ये उसको देंगे। अब कार्लिल साहिबा नहीं हुई ठीक, इन्फ्लुएंजा उनका ठीक नहीं हुआ, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने जाके केस कर लिया। तो इसमें एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा ये मशहूर केस है, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड इसकी जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी बनी थी कि जब फिर वो ठीक नहीं हुई तो कोर्ट के पास गई। अब कंपनी को ये था कि यार चलो कार्लिल साहिबा को तो हम 100 पाउंड दे दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट हमारी तो स्मोक बॉल कई हज़ार लाख लोगों ने शायद यूज़ की हो और प्रॉबेबली कि उनमें से ज़्यादातर ठीक नहीं हुए होंगे, तो उनका क्या करेंगे। तो उनका ये स्टैंड था, उनका ये डिफेंस था कि ये तो एडवर्टाइजमेंट है, लोगों को पता है कि ये 100% सही नहीं है, तो फिर भी अगर वो करते हैं तो ये पब्लिसिटी के लिए हमने किया है, कोई हमारा कोई मोटिव नहीं था, ये हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, जिस पे कोर्ट ने कहा नहीं, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था, तो इस सूरत में आपका जो है लाइबिलिटी आप पे बनती है और आप कार्लिल साहिबा को 100 पाउंड जो है आपने देने। तो ये भी एक बड़ा मशहूर केस था। तो कहने का मकसद है कि एडवर्टाइजमेंट में लोगों को अक्सर पता भी होता है कि यार 100% जेन्युइन चीज़ें नहीं है इसमें, तो फिर भी आई थिंक कि लॉ उसको थोड़ा सा मार्जिन देता भी है। बिल्कुल, आप कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स पीने से टॉलर शार्पर नहीं हो जाते, आपको और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं उसके लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंज्यूमर के कोई डिस्प्यूट आ गया, अब आते हैं प्रोसेस पे, जुरिस्डिक्शन पे कोर्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जो है वो, उसके पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन तो आई थिंक हमने कवर कुछ हद तक कर भी ली है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने दुकान से चीज़ ले ली, डिफेक्ट आ गया, अब मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। देखिए, इसके लिए हमारी कोर्ट्स ने जो फिलवक्त काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं तमाम कोर्ट्स के बाहर कि कंज्यूमर अपने राइट के लिए खुद आवाज़ उठा सकता है, उसे लॉयर की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कंप्लेंट खुद फाइल कर सकता है। तो ये लॉयर्स के लिए तो कुछ कह लें कि नुकसानदायक है, प्रैक्टिकली कितने हद तक ये लेकिन चीज़ possible प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको कंप्लेंट सही तरीके से ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए, आपको डेडलाइंस का पता होना चाहिए। प्रोसीजर पर डायरेक्ट बात करते हैं, हम देखते हैं कि प्रोसीजर है क्या। जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, सबसे हमने बात की कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। अब उस रिकॉर्ड का आपको क्या करना है, आपके खिलाफ, अगर खिलाफ तो नहीं, आपके साथ अगर कोई इशू क्रिएट हुआ है कंज्यूमर को लेकर, तो आपके पास 15 डेज़ का टाइम है कि आप उसे नोटिस कर सकें उनको, जहाँ से आपने ख़रीदा है। अब बात जहाँ तक नोटिस की आती है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सही, यहाँ पे जो नोटिस का हमारे एक्ट में जिक्र किया गया है, ये लीगल नोटिस नहीं है, ये नोटिस है। नोटिस थ्रू आप अटर्नी भी कर सकते हैं या इन पर्सन भी उनको नोटिस कर सकते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। सही, आपको 15 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस करना है कि आपने ये प्रोडक्ट मैंने आपसे ख़रीदा, इसमें ये फॉल्ट आया है, आप मुझे रिकम्पनसेट करें या प्रोडक्ट वापस भेजें या मुझे डैमेजेस के लिए रिकवर करें। नोटिस के लिए कितना टाइम देना है? 15 दिन। 15 दिन उसके लिए, 15 दिन के अंदर अंदर, फिर नोटिस के 15 दिन आपके पास। अच्छा, अब नोटिस तो हो गया, अब नोटिस के बाद क्या? अब नोटिस के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप एक लॉयर हायर करें या आप खुद ही अपनी कंप्लेंट बनाएं और आपकी जो कंसर्न कोर्ट है
वहाँ पे कंज्यूमर कोड हर डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट है। साउथ के लिए अलग कंज्यूमर कोड है आपके पास, ईस्ट के लिए अलग है, वेस्ट के लिए अलग है, मली कंज्यूमर कोड ये तो अलग है आपके डिस्ट्रिक्ट आप पास। कराची की बात हर करें, डिस्ट्रिक्ट ऑल की ओवर सिंध मतलब जो भी आपकी ऑल ओवर कंसर्न सिंध डिस्ट्रिक्ट आपकी हर शहर में एक एक कंज्यूमर या कोड है। इवन ऑल ओवर पाकिस्तान आप कह दें, ऑल ओवर अपने पाकिस्तान रिस्पेक्टिव भी कह लॉ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके लॉज डिफरेंट हैं तो प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता थोड़ा है, सा डिफरेंट होगा, थोड़ा बट सा डिफरेंट, और कुछ खास नहीं है उसका। सही, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही है। आपका जो सीपीसी का फॉलो होता है जनरल प्रोसीडिंग्स के लिए फॉलो होता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स आते हैं कंज्यूमर लॉ में जो डिफरेंट है। पहला कि 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है इस पूरे केस को वाइंड अप होने के लिए, जो कि ऑफकोर्स होता नहीं है, लेकिन लीगली कह लें या बुक्स के हिसाब से 6 महीने का टाइम है कि आपका जो कह लें कंसर्न है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हमने नोटिस करवा लिए, 15 दिन का टाइम दिया उनको। 15 दिन बाद अगर वो हमें जवाब नहीं देते उस नोटिस का, तो हमारे पास राइट है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर लें। जुरिडिक्शन आपको अगर देखनी है आपकी कौन सी पड़ती है, तो आप नेट खोलें, अपना मोबाइल का मैप खोलें, उसमें देख लें कि आपकी करंट जो लोकेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, या कौन से शहर में आप रह रहे हैं तो आपकी कंज्यूमर कोर्ट कौन सी पड़ती है, आपको ऑनलाइन सब मिल जाएगा। सही, उस कोर्ट में जाके आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आपकी कंप्लेंट में क्या ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? फर्स्ट, कंप्लेन का टाइटल होता है। आप कोई भी अगर ड्राफ्ट करेंगे, आप खुद कर लें या किसी से ड्राफ्ट करवा लें अपनी कंप्लेन। आपको बताना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी अपनी डिटेल्स। उसके बाद जो जहाँ से आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, आपने किसी से बाय की हैं तो उस शख्स का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी शॉप का एड्रेस, जितनी भी डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं वो। उसके बाद जब आप अपनी कंप्लेन प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप उसमें फैक्ट्स देंगे कि किस डेट पे आपने क्या प्रोडक्ट ख़रीदा, किस तरीके से प्रोडक्ट ख़रीदा, आपने ऑनलाइन ख़रीदा या शॉप पे जाके ख़रीदा, आपने उसके लिए कितने रुपीस पे किए, आपने इनवॉइस बनाया नहीं बनाया, बिल आपको किस तरीके से मिला। उसके बाद आपको पता कैसे चला कि फ़ॉल्ट क्या है उस प्रोडक्ट में, या आपको जब वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो उसमें क्या इशू था। इस तरीके से आपको सारे फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज या टाइम वाइज आपको कोर्ट के सामने पेश करने, ताकि कोर्ट को समझने में आसानी हो कि आपकी कंप्लेन है क्या एक्चुअली। अब उसके बाद जब कंप्लेन आपकी आ गई, उसके बाद आप बताएंगे कि आपको किस तरीके से डैमेज हुआ है या किस तरीके से आपकी कॉज ऑफ एक्शन बनती है। सही, कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं कि कंट्रोवर्सी कब अराइज़ हुई, किस तरीके से अराइज़ हुई, क्या इशू आया आपके सामने। आप कोर्ट को बताएंगे कि ये इशू है, मुझे इससे मेरे बाल जल गए, या प्रोडक्ट गलत आया, जो प्रोडक्ट कहा था वह नहीं आया, मैंने पे किया एक चीज़ के लिए और जो चीज़ आई वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है उसमें, आपको प्रूफ्स देने हैं, आपको स्लिप्स लगाना है एज एन एक्शर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स के, आपको पिक्चर्स लगानी है अगर आप लगा सकते हैं तो। अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट जब तक कोर्ट के सामने पेश करें तब तक आपको उसकी जितनी भी चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पर लगा सकते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब कंज्यूमर जो कंप्लेन होती है उसका एक बहुत अच्छा हमारे पास कह लें लीगल एडवांटेज ये है कि उसमें आप डैमेजेस कितने भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं, कोई बार नहीं आपके पास। सही, आप कंज्यूमर कोर्ट के पास कोई कह लें पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है कि वो कितने मैटर का केस एंटरटेन कर सकती है, उनके पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, आपके कंज्यूमर कोर्ट एक्ट में मौजूद है ये। सही, लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदा ये है आपको कि आपको उसके लिए कोर्ट फ़ी ऐड नहीं करनी पड़ती। आप कोई भी सिविल क्लेम करें, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो कोर्ट फ़ी जाती है उसमें, 6.5 से ज़्यादा पे आप 15,000 कोर्ट फ़ी लाजमी लगानी पड़ती है आपको। लेकिन कंज्यूमर में फ़ायदा आपके पास ये है कि आपको कोर्ट फ़ी नहीं देनी पड़ती, यानी कि आपको काफ़ी रिलीफ दिया गया बहुत है। रिलीफ दिया गया है आपको। आपकी अगर आप खुद जा रहे हैं इन पर्सन तो कोर्ट आपको बड़े ही अच्छे लीनियंट तरीके से ट्रीट करती है, आपको समझाती है कि आपको किस किस तरीके से प्रोसीजर करना है आगे। अगर आप काउंसिल हायर नहीं करना चाहते, आप फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है 10,000 का, 10,000 का आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, प्रोडक्ट गलत आया आपके पास। अब इस 10,000 के प्रोडक्ट के लिए आप लॉयर हायर करेंगे अगर, तो सोचें आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कम से कम लाख रुपए तो। बिल्कुल। लेकिन आप जब कोर्ट में जाएंगे तो भी आप कंज्यूमर, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं लिटिगेशन का, तो भी आपको एक्सपेंसेस तकरीबन 3 से 4 हज़ार तो अगर करने ही पड़ेंगे। आपकी ड्राफ्टिंग की फ़ीस, अगर आप खुद ड्राफ्ट करें तो प्रिंट आउट्स, कॉपीज़, उसके बाद मिनिमल जो है ना कोर्ट की कह लें खर्चा होता है कोर्ट का, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिशियल होता है, कुछ हाँ, कुछ अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल होता है। उसके बाद नोटिस होंगे, नोटिस आपको खुद बेयर करने पड़ते हैं। पब्लिकेशन होगी, सर्विस के सारे मूड्स आपके फुलफ़िल होंगे। आपने नोटिस भेजा है, उसको टीसीएस करवाया है आपने, ये सारे कॉस्ट मिला के आपको कॉस्ट पड़ जाती है कुछ ना कुछ। ये नहीं कि आप बिल्कुल फॉर एग्जांपल नोटिस हो गए, पब्लिकेशन हो गई, नोटिस में अगर नहीं आता कोई तो पब्लिकेशन, अब उसके बाद क्या, किस तरह से प्रोसीड करेगा, एविडेंस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा? अब हमारा जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ती हैं, 2 हिस्सों में बढ़ती हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो ये होता है कि अगर सामने वाली पार्टी आ जाती है। सेकंड जो पार्ट है जिसमें सामने वाली पार्टी नहीं आ रही। सही, पहले हम देखते हैं पार्टी आ गई आइडियली,
अब जब पार्टी आ जाती है ना, तो फर्स्ट अपना WS जब जमा करवाती है, यहाँ पे हमारा जो लीगल प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है अपने हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स से। सिविल जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। अब हो सकता है कि वो सामने वाले फर्स्ट ही हेयरिंग पे अपने WS के साथ आपको कंपनसेट करने की ऑफ़र दे दें। आपको बोल दें कि आपका ये डैमेज हुआ है, हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, हम आपको कंपनसेट करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, हम आपको इतने डैमेजेस भी पे करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के पास पावर है बाकायदा सेक्शन के थ्रू इस एक्ट के थ्रू कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो फर्स्ट हेयरिंग में सामने वाले अगर आके कहते हैं और सामने वाली पार्टी मान जाती है, प्लेंटिफ जो है आपका मान जाता है, तो उसी हेयरिंग पे वो कॉम्प्रोमाइज़ का ऑर्डर देकर आपके केस को ख़त्म कर सकती है। अगर सामने वाले इस बात को नहीं मान रहे कि हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है या गलती सारी जो परचेज है उसकी है, तो फिर आपकी जो प्रोसीडिंग जनरल चलती हैं उस तरीके से चलती हैं, जिसमें वो WS देंगे आपको आपकी कंप्लेंट का, यानी जवाब दावा जमा करवाएंगे। उसके बाद उस पर इशूज़ फ्रेम होंगे कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं आपके केस में, किस किस चीज़ों पे फैसला होना चाहिए, लीगल डिबेट्स क्या क्या है। उसके बाद आपका एविडेंस स्टेज आएगा। एविडेंस स्टेज जो जनरल चलता है आपका, पहले आपका एफिडेविट एविडेंस आएगा, उस पर आपका चीफ एंड क्रॉस रिकॉर्ड होगा, सामने वाले का चीफ एंड क्रॉस होगा उनके एफिडेविट एविडेंस पे। उसके बाद अगर आपके विटनेसेस हैं अगर कुछ तो वो आएंगे, वही प्रोसीजर क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ होगा उनका। और उसके बाद जब सारी डिबेट्स खत्म हो जाएंगी तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपको उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो जो चीज़ें प्रोसीडिंग्स हुई अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपको अपना मौक़िफ़ बताना है कोर्ट को, अपनी प्रेयर बतानी है कि कोर्ट से आप क्या चाह रहे हैं। सिमिलरली वो बताएंगे, फिर कोर्ट की जिम्मेदारी है वो क्या फ़ैसला करती है। अच्छा, इसमें एक फॉर एग्जांपल अगर आपको रेमेडी मिलती भी है तो किस किस तरह की पेनल्टीज़ हैं, किस तरह की रेमेडीज़ हैं, सिविल हैं, क्रिमिनल हैं, क्या है? देखिए, आपके पास सिविल रेमेडीज़ में वो आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज करके दे सकते हैं, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू कंपनसेट करके दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा और आप प्रोडक्ट आप नहीं चाह रहे कि वो प्रोडक्ट चेंज करके वापस से आपको दें, आप चाह रहे हैं कि जो खर्चा हुआ है मेरा वो वापस दिया जाए, तो आपको वो प्रोडक्ट रीइंबर्स करेंगे। आपको एडिशनल डैमेजेस के वो पे कर सकते हैं, लेकिन डैमेज आपका होना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे दिन ज़ाया हुए या मेरा टाइम ज़ाया हुआ तो ये मेरा डैमेज है। टेस्ट ऑफ रिमोटनेस अप्लाई होगा। बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा कि डैमेज एक्चुअली अगर हुआ है या नहीं हुआ, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, किसी भी सूरत में हो, डैमेज होना चाहिए तो ही आप डैमेज क्लेम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम दें एग्जांपल, मैंने एक वॉच मंगवाई, वॉच 5 दिन का कहा था हम डिलीवर कर देंगे, वो वॉच आई है 10 दिन में। केस तो बना आपका डिले का, ये भी आपके पास एक ग्राउंड है, लेकिन क्या आपका कोई डैमेज हुआ उसमें? आपकी रेपुटेशन का कुछ हर्ट हुआ, आपके बिजनेस को कुछ हर्ट हुआ, आपकी फिजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को कुछ हर्ट हुआ? नहीं हुआ, तो आप उस पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। आप या तो अपने रिइंबर्स करवाएंगे अपने आप को या प्रोडक्ट चेंज करवाएंगे। सही। तो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में डिपेंड करता है कि आपका डैमेज किस नेचर का हुआ है। सही। उसके हवाले से आप सामने वाले को फ़ाइन कर सकते हैं या उनका बिज़नेस आप है ना कह लें कि उनके बिज़नेस पे रिस्ट्रिक्शंस करवा सकते हैं या उनका बिज़नेस बंद करवा सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई फैसला आता है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो इसकी अपील कहाँ पे होगी? कंज्यूमर की जो अपील होती है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में होती है। आप कंज्यूमर कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते, डीजे के पास नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट करनी पड़ेगी। तो यानी हाई कोर्ट नहीं करती, आपका हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है वो आपके फेवर में नहीं है, आप और ऊपर जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली लोगों की सबसे एक अहम सवाल होता है कि वकील साहब पैसे कितने लेंगे? तो आप ये बता दें कि कंज्यूमर केस के लिए नॉर्मली वकील साहब पैसे कितने लेते हैं? अब देखें, ये डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर। ये मैं यहाँ पे तो नहीं कह सकता कि मैं इतने चार्ज करूँगा, कोई और लॉयर इतने चार्ज करेगा। ये डिपेंड करता है फर्स्ट आपके लॉयर पे कि लॉयर किस ऑफिस में बैठा है। वो DHA में बैठा है तो डिफरेंट चार्ज करेगा आपको, सदर में बैठा है तो आपको डिफरेंट चार्ज करेगा। उसका सरनेम बहुत अच्छा है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपको डिफरेंट चार्ज करेगा। न्यू लॉयर है तो आपको डिफरेंट चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी क्लिनिक है लीगल कंज्यूमर राइट्स क्लिनिक। हम अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको 5K चार्ज करते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। बाकी जो उनका जो केस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, प्रो बोनो होता है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर प्रोफेशनली कोई मेरे पास आ रहा है, क्लिनिक के अलावा आ रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, सही, तो मेरी जो प्रोफेशनल फ़ी होगी वो उस अमाउंट को देख के नहीं होगी, वो जो मैं जनरली चार्ज करता हूँ अपनी लिटिगेशन फ़ी, मैं उनसे वही चार्ज करूँगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो लॉ क्लिनिक है उसमें आप बेसिकली उसका क्या कोई क्राइटेरिया है या सबके लिए ओपन है? क्राइटेरिया ऑफ कोर्स है। अगर आप किसी भी लीगल एड के थ्रू जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी भी
नाम ले सकता हूँ मैं किसी इसका? अगर लेना चाहें हाँ, तो। आप अंसार बर्नी चले जाएँ, सारिम बर्नी चले जाएँ, या किसी और लीगल एड इदारे में चले जाएँ आप, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है जिस तरीके से हमारा एक क्राइटेरिया है। आपको अपनी कंप्लेन बतानी पड़ती है कि आपकी कंप्लेन है क्या, आपको बताना पड़ता है कि डैमेजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, आपका लॉस हुआ है नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप एक 2000 या 3000 के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमारी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ता है कि हमारा एक्सपेंस कितना होगा, उसमें टाइम कंज्यूम कितना होगा हमारे लिए, हमें कितनी मेहनत करनी और पड़ेगी, आउटपुट कितना लिटिगेशन है? कॉस्ट कितनी है, उसमें रिजल्ट क्या आएगा उसका, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी नहीं, मैं पड़ती ये हैं। जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप क्लाइंट्स का आपका कोई क्राइटेरिया है कि इस बंदे का केस लेंगे, इसका नहीं लेंगे, जो गरीब होगा सिर्फ उसी का लेंगे, या कोई अगर अमीर आदमी भी आपके पास आता है तो यू आर मोर देन विलिंग टू? देखें, यहाँ पे बात आती है कि जो एक्चुअल डैमेज है आपका, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है आपकी, वो कितने की है। सही, आपको पता है कि एक शख्स अगर 50K का कोई प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है तो वो लॉयर की फ़ी दे सकता है। आपको पता है कि 10-15 हज़ार के कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है जो कि उस शख्स के लिए बहुत अहमियत रखता था, उस शख्स की कह लें कि मंथली सैलरी पूरी थी वो 10-15 हज़ार रुपये। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा हकदार है बनिस्बत उसके जो एक जनरल प्रोडक्ट ख़रीद के, यूँ ही फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन ख़रीद के, लग्जरियस प्रोडक्ट ख़रीद के हमारे पास आ रहा है। तो आपका लॉ क्लिनिक का मतलब क्राइटेरिया है कि जो नीडी लोग हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, या कोई भी आ मोस्ट सकता है? प्रायोरिटी हम उन्हें देते हैं जो नीडी हैं, जो उसके अलावा आ सकते मुस्तहिक हैं? हैं लीगल एड के, उसके अलावा भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है, या इस तरह के अपने जैसे हमारा चैनल है या आपका सोशल मीडिया पे जो भी आप एक्टिव रहते हैं, ये हमें प्रोफेशन में भी किसी तरह से हेल्प करता है या नहीं? ऑफ कोर्स करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, या इवन के जो मार्केट चल रही है जिस तरीके से हमारे लीगल प्रोफेशन में, अगर आपकी एक कह लें कि स्टैंडिंग पहले से मौजूद नहीं है, आपकी एक बहुत बड़ी फेस वैल्यू मौजूद नहीं है, या आपके नाम के साथ, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, आपके नाम के साथ कोई सरनेम ऐड नहीं है, तो आपको बड़ी मुश्किल होती है लीगल प्रोफेशन में सर्वाइव करने के लिए, आपको अपना बोर्ड बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। सबसे जो बेसिक और सबसे ईजी हमारे पास मोड है फ़िलहाल वो सोशल मीडिया है। इसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर अपना लाइसेंस लेके अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल ले लें, आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी बनी हो, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बने हों, आपको लॉ पे ग्रिप हो, और आप अगर किसी का केस ले रहे हैं तो उसे सही तरीके से जस्टिफाई कर सकें, आप उसके राइट्स के लिए लड़ सकें। तो आप क्या समझते हैं कि जी बात पूरी कर लें। हाँ, ताकि ये ना हो कि एट द एंड कोई आप पे ट्रस्ट करके, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे उसने आपका एक लेक्चर सुना फैमिली लॉस पे, और उसका एक केस है फैमिली गार्डियनशिप का, और आपने बुक की नॉलेज तो उसे इम्पार्ट कर दिया, आपने बता दिया कि होता क्या क्या है, लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन एट द एंड जब वो आपके पास केस लेके आता है, आप उसे उसकी सिचुएशन के हिसाब से गाइड नहीं कर पाते, फिर तो जाहिर सी बात है आप कह लें कि ख़यानत ही कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन आपने केस ले भी लिया, आपने उसे उस वक्त समझा भी दिया कि सारी बातें हैं क्या, लेकिन एट द एंड जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप आते हैं, सूट फाइल करते हैं, आपको उसके बाद प्रोसीजर ही नहीं पता कि किस तरीके से केस चलेगा, और आप एट द एंड केस हार जाते हैं उसका। सोचें, आपके लिए तो एक केस था, उसके लिए लाइफ एंड डेथ थी, उसकी पूरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट हुआ है उस एक कोर्ट के डिसीजन से। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है आप सोशल मीडिया पे जिस तरीके से प्रमोट करते हैं अपने आप को, लेकिन उतनी ही अपनी क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करना आपकी ही ज़िम्मेदारी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आजकल लॉयर्स, वकला जो हमारे भाई हैं, वो सोशल मीडिया को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या वो राइटली उसको यूज़ कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट जा रहा है? बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी ही लीगल फर्टर्निटी के लिए बहुत कह लें कि नुकसान कर रहे हैं अपनी लीगल फर्टर्निटी पे। हम एक कह लें कि मजाक उड़ा रहे हैं अपनी लीगल फर्टर्निटी का, जैसे कि हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं लॉ जो है एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, और इसे कहा जाता है कि क्रीम ऑफ सोसाइटी जो होती है आपकी, लॉयर्स आपके वो होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप उन्हें सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप टिकटॉक्स बना रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, आप कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं 5-5-6 लोगों के साथ, और अचानक से कोई टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक नफासत होनी चाहिए आपके प्रोफेशन में, एक नोबेलिटी शो होनी चाहिए आपके प्रोफेशन में। थैंक यू वेरी मच ओवैस, आपने अपना टाइम दिया। बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही है, काफ़ी चीज़ें आपसे हमें सीखने को मिली हैं। होपफुली व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। सो व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारी सर्विसेज तो कह सकते हैं हम इन्हें बिल्कुल सर्विसेज, बिल्कुल।
आप हमारी सर्विसेज को हायर करें, और उसका तरीका ये है कि नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, आप उसे प्रेस करें तो हमारी सर्विसेज जो है वो आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आई थिंक कंसिडर नहीं होगी, बट आप इसे सर्विस समझ के आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हम सर्विस समझ के आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। बट अगेन कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाइएगा किसी चीज़ के लिए, हमें बता दीजिएगा, हम ही रिजॉल्व कर देंगे। सो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।